से पहले थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में आम बजट पास होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें शामिल होंगी। केंद्रीय कैबिनेट में देश का आम बजट रखा जाएगा। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। बजट से पहले सुबह तकरीबन 10:15 बजे कैबिनेट की बजट को लेकर बैठक होगी। वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगी। हालांकि वित्त मंत्री पहुंच भी चुकी हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। बड़ी जानकारी, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। बजट पेश होगा आज, उससे पहले कैबिनेट की बैठक में बजट पास किया जाएगा। सभी कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल होंगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी आज शामिल होने वाले हैं। कैबिनेट की जो बैठक होगी बजट से पहले तकरीबन 10:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें बजट को पास किया जाएगा और उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगी। उसको लेकर उम्मीदें लगी हुई हैं और हर किसी को, लगभग सभी वर्गों को आज उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से क्या कुछ निकलेगा वित्त मंत्री के पिटारे से, इसको लेकर सभी उम्मीदें जताए हुए हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक तकरीबन 10:15 बजे, अब से बस कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी आज कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये हर बार होता है जब बजट पेश होता है तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में बजट पास किया जाता है और उसके बाद बजट पेश किया जाता है। देश का आम बजट पेश किया जाएगा आज और उम्मीद यही है कि हर वर्ग को, हर तबके को लुभाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कुछ का मानना ये भी है कि लास्ट का जो आम बजट था उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा, लेकिन मानना ये भी है कि 2024 का इलेक्शन भी है, तो 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए लोक लुभावन ये बजट हो सकता है और हर तबके को साधने की कोशिश इस बजट के जरिए की जाएगी। कैबिनेट की बैठक बस अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। आपको लगातार अपडेट भी बताते रहेंगे। उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। हमारे साथ अलग अलग राज्यों से समय संवाददाता बने हुए हैं जो कि अपने अपने राज्यों की जानकारी देंगे। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वाराणसी से अमन शुक्ला इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी संवाददाता जो कि अलग अलग राज्यों का हाल आप तक पहुंचाएंगे। ईशा, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्या चल रहा है बजट को लेकर, क्या चर्चा है? जी काजल, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बस थोड़ी देर की बात है, 10:15 बजे के करीब जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है उसकी शुरुआत होगी। उसमें मंजूरी दी जाएगी बजट को। और जिस तरीके की हलचल की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त देखिए मैं बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हूँ। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का ये कमलम का ऑफिस है, आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर अंदर की अगर बात करें तो तैयारियां यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये अंतिम दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम और पूर्ण बजट होगा भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे में जो मोदी सरकार है हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। जो जन लुभावनाएं घोषणाएं थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जा रही हैं काजल, उसे किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट चुकी है। 11 बजे के वक्त का इंतजार यहां पर किया जा रहा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी। उस दौरान यहां पर स्क्रीन की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग यहां पर देखना चाहते हैं बजट को वो भी यहां पर देख सकते हैं। हालांकि जो इस बार का जो बजट होगा वो डिजिटल जरूर होगा, लेकिन इसके साथ ही जब बजट पेश होगा उसके बाद यहां पर देखना होगा कि जो बजट का जो समय हो वो कितना समय लेती हैं वित्त मंत्री, क्योंकि पिछली बार का जो बजट था उसमें सबसे कम भाषण देखा गया था कि 1.5 घंटे के भाषण में ही उन्होंने अपना बजट पूरा कर लिया था। लेकिन इस बार भी नजरें टिकी हैं, जैसे ही बजट खत्म होगा उसके बाद ये आदेश है बीजेपी आला कमान के कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताएंगे कि आखिरकार बजट में क्या क्या घोषणाएं
जो एनडीए की सरकार है या मोदी सरकार है उनकी तरफ से यहाँ पर की गई है। इसके अलावा पूरे 12 दिनों तक इसका प्रचार किया जाएगा और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे या नेता प्रतिपक्ष होंगे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी बिल्कुल तैयार बैठी है काजल, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसकी तैयारी में अभी से जुट चुकी है और जो बजट भी आज पेश होगा सीधा असर उसका पड़ेगा। हर वर्ग की उम्मीदें इसलिए भी टिकी है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, तो ऐसे में उम्मीदें बिल्कुल उनकी है कि कहीं ना कहीं सभी के लिए कुछ ना कुछ अपने पिटारे में लेकर आएगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लिहाजा जब ये बजट पेश होगा तभी पता चल पाएगा कि क्या सभी वर्ग का ध्यान रखा जाता है या नहीं रखा जाता है और कौन कौन से ऐसे बजट है जिसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की जाती है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पूरे 10:30 बजे कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट होने वाली है, सभी लोकसभा सांसदों की बैठक कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो ऐसे में जहां बेरोजगारी और देखिए महंगाई को लेकर पूरी रणनीति यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि बेरोजगारी दर जो है अपनी सबसे उच्चतम स्तर पर है, 8.3% इस वक्त बेरोजगारी दर है। वहीं हालांकि जो महंगाई है उसमें थोड़ा गिरावट जरूर यहाँ पर दर्ज किया गया है, लेकिन मार हर किसी को झेलनी पड़ी पिछले साल। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो बजट है वो किस तरीके का होगा। और यहाँ पर देखिए काजल, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पहले से रणनीति बना चुकी है कि अडानी को लेकर यहाँ पर घेराव किया जाएगा मोदी सरकार का, लेकिन अब जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है टॉप 10 के अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुके थे अडानी, लेकिन फिर से अब शामिल हो चुके हैं टॉप 10 में जो अमीरों की लिस्ट है उसमें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अडानी के जरिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार का घेराव करने वाले थे विपक्ष। चाहे आप हमने देखा था कि बड़े ही सख्त तेवर नजर आए थे जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह उनके, और कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है उन्हें घेरती हुई नजर आ रही थी अडानी को लेकर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो पूर्ण बजट तो अपना पेश कर रही है, किस किस वर्ग का किस तरीके से ध्यान रखती है वो 11 बजे ही जब बजट पेश होना शुरू होगा सिलसिलेवार से उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक राहत की बात यहाँ पर कि अडानी जो है अब टॉप 10 में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर रणनीति बना रहा था। अब देखना ये होगा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के जो सांसद है वो इकट्ठे होने वाले हैं, वो किस तरीके की रणनीति बनाते हैं। और ऐसे में लिहाजा जहां भी बीजेपी के पार्टी कार्यालय है वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जी काजल। बिल्कुल अनिकेत, देखिए इस बार पूरी तैयारी बीजेपी की है। पहले तो बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद अलग अलग राज्यों में उसका प्रचार भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एजेंडा इस बार बीजेपी का चलने वाला है। मोदी सरकार के आखिरी बजट की तो ये पेपरलेस बजट होने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करने की जिन 6 चेहरों ने ये बजट को बनाया है वो 6 चेहरे कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन है, टीवी सोमनाथन है, विवेक जोशी है, अजय सेठ है, सूर्यकांत पांडे हैं। तो ये वो 6 चेहरे हैं जिन्होंने ये जो मोदी सरकार का जो बजट है वो बनाया है। हालांकि जो इस बजट में अगर बात की जाए राहत की, तो तमाम वो चेहरे हैं, तमाम वो लोग हैं जो बड़ी उम्मीद की निगाहों से इस बजट को देख रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए इस बजट की तो ये आखिरी बजट मोदी सरकार का होने वाला है। और देखा जाए अगर काजल तो आने वाले समय में 10 राज्यों में चुनाव, जम्मू कश्मीर को मिला के, फिर चाहे मिजोरम हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, 3 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। इसके साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। तो इस लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए काजल, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी ये उम्मीद है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो उपहार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं इस बजट में एक बड़ा उपहार जरूर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ अगर आम जनजीवन की, आम लोगों की अगर काजल बात की जाए, तो जो टैक्स पेयर हो, जो टैक्स भरते हैं उन लोगों की बात है, तो वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट टैक्स में कहीं ना कहीं कुछ छूट देने वाली है। जो 2 लाख जो टैक्स का दायरा बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। इसके साथ जो सीनियर सिटीजन है, जो रेलवे में यात्रा करते थे, उनकी जो छूट खत्म कर दी गई थी रेलवे में कोरोना के दौरान, शायद उस छूट को दोबारा से लागू किया जा सकता है इस बजट के दौरान। इसके साथ अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान भी बड़ी उम्मीद से इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि जो किसानों को जो राहत सहायता राशि जो सरकारों की तरफ से मिलती थी, उस राशि को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की जो उम्मीद है वो इस बजट में देखने को मिल सकती है। तो तमाम इन पहलुओं पर कहीं ना कहीं जो नजरें हैं वो टिकी हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। हालांकि जो 6 जो उनके चेहरे हैं जिन्होंने इस बजट को पूरा बनाया है,
तो उन्होंने कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर वो चाहे चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर मोदी सरकार के आखिरी बजट को दृष्टिकोण से देखा जाए। तो प्रयास यही है कि जो भी विधानसभा के चुनाव वाले जो प्रदेश है वहां पर कुछ नई घोषणाएं वहां के लिए की जाए, के साथ लोकसभा के चुनाव उसको भी ध्यान में रखा जाए, ताकि जो लोकसभा के चुनाव उस पर भी कहीं ना कहीं विशेष नजर बनी रहे। तो यही कारण है काजल की कहीं ना कहीं इस आखिरी बजट को मोदी सरकार के कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांधने का प्रयास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, और उनके जो 6 सलाहकार हैं जिन्होंने इस बजट को बनाया है, तो पूरा ये प्रयास किया गया है, फिर वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है कि जो आगामी चुनाव होने उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। काजल, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय पहुंच चुके हैं। एक एक करके देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी शुरू ही होने वाली है और एक एक करके यहां पर कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं इस बैठक में और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं, यानी एक एक करके सभी पहुंच रहे हैं। सभी यहां पर कैबिनेट मंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। यहां पर बजट पास किया जाएगा और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। एक एक करके सभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, यानी बहुत कम समय बचा है जब बजट पेश किया जाएगा। और ये जो कैबिनेट की बैठक होती है बजट से पहले, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बजट से पहले हर बार कैबिनेट की बैठक होती है महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री भी इसमें आज शामिल होने वाले हैं, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो कैबिनेट की जो बैठक है बेहद अहम, एक एक करके इसमें सभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके सभी मंत्री, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए और एक एक करके सभी पहुंच रहे हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। बेहद खास दिन और ऐतिहासिक दिन आज का हो जाता है, बेहद अहम दिन आज का हो जाता है, क्योंकि बजट पेश होना है और बजट से पहले ये कैबिनेट बैठक बेहद खास, बेहद अहम हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। अनुराग ठाकुर भी अभी बस कुछ ही देर पहले बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो आज की ये बैठक बेहद खास हो जाती है, क्योंकि अभी बस बैठक लगभग कुछ ही मिनट के बाद शुरू होने वाली है और ये जो बैठक है बेहद खास, कुछ ही मिनट के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद बजट पेश किया जाएगा, देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हमारे साथ इस समय अमन शुक्ला भी वाराणसी से बने हुए हैं। अमन, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, कैबिनेट की बैठक बजट से पहले जो कि हर बार होती है, हमेशा देखा जाता है, और एक एक करके प्रधानमंत्री भी उसमें पहुंच चुके हैं। बैठक होगी, उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। बहुत कम समय बचा, यानी इंतजार खत्म होने वाला है। देखिए काजल, मैं आपको बता दूं कि 2024 का चुनाव भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के वाराणसी के सांसद हैं, काशी के सांसद हैं। और मैं आपको बता दूं कि वाराणसी की जनता नहीं कहिए, पूरे देश की जनता की नजर जो है टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे टिकी हुई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसी क्या बजट पेश करेंगी आज, जो कि जनता को थोड़ी सी उनके चेहरे पे खुशियां आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि जनता के लिए जो बैंक, इस बार सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है काजल की इनकम टैक्स का थोड़ा सा जो है कर जो है कम होगा। और मैं आपको बता दूं कि बैंक लोन और कार लोन, होम लोन और कार लोन जो है उसमें भी थोड़ा सा गिरावट आएगी, चूंकि जनता की नजर बनी हुई है और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो है जनता की नजर जो टीवी पे बनी हुई है, मोबाइल स्क्रीन पे बनी हुई है, तो बहुत देखना अहम है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां भी लगातार चल रही हैं, लगातार जो बैठक चल रही है। तो ये जो बजट है, निर्मला सीतारमण आज के दिन, चूंकि प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं, तो काफी अहम बैठक रखती है पूरे देशवासियों के लिए और काशी वासियों के लिए कुछ ज्यादा अहम रखती है, चूंकि लोकसभा 2024 चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो काफी अहम रहता है। और पीएम नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र भी है। अब देखना यही है कि बजट, निर्मला सीतारमण अपनी तरफ से बजट जो है क्या पेश करती है। जी
बिल्कुल, सुबोध हमारे साथ इस समय रांची से बने हुए हैं। सुबोध, रांची में इस समय क्या चल रहा है, क्या चर्चा है बजट को लेकर? देखिए कहा जा रहा है कि वर्ष 2024 में जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जी। उसे नजर में रख कर के लोकसभा जो केंद्रीय बजट है वह तैयार किया जा रहा है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि पहली बार जो बजट तैयार किया गया है डिजिटल बजट में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी देखे गए हैं उस बजट को तैयार करने में। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार मध्यम वर्ग जो मुख्य वोटर है भारत देश में जो लोकसभा में वोटिंग करते हैं या इस बार सत्ता को शासन में लाने की कोशिश करेंगे 2024 के लिए, मध्यवर्गीय और युवा वर्ग के साथ बेरोजगार नौजवानों और घरेलू जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो 18 वर्ष से पार कर गई हैं, खास करके युवा देश कहा जाता है, तो उसे आधार में रख कर के बजट तैयार किया गया है। इस आधार पर और एक यह भी कहा जा रहा है कि जहां पे भारत देश के जिन जिन राज्यों में विपक्ष का सरकार है अर्थात गैर भाजपा शासित सरकारें शासन कर रही हैं, वहां पे कुछ विशेष उपहार भी बजट के माध्यम से दिया जाएगा। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर यूपीए गठबंधन की सरकार है, इसे ध्यान में रखकर लगातार बजट बनाना ही स्वाभाविक है। हालांकि भाजपा कार्यालय जो प्रदेश कार्यालय है हरमू में और जेएमएम कार्यालय है, काफी दोनों में पक्ष विपक्ष देखा जा रहा है। आज से 2 दिन पूर्व कहा गया था कि बजट जो है केंद्रीय बजट केंद्र सरकार लोक लुभावन बजट देगी, मध्य वर्गीय को ध्यान में रखकर जो बजट बनाती है वह मध्य वर्गीयों के लिए नहीं होता है। दरअसल वह बजट कॉरपोरेट घराने के लिए होता है, जिसके कारण भाजपा शासित सरकार जो है आज देश में छवि अपनी खराब कर रही है। झारखंड वही भाजपा के प्रदेश कार्यालय की बात करें तो लगातार जश्न मनाने की बात की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी अहले सुबह भाजपा कार्यालय में देखे गए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया जाएगा इस बार झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव भी देखा जाएगा। और जो 2 करोड़ नौकरी की बात की जा रही थी प्रत्येक वर्ष, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा आई थी केंद्र में, तो कहा गया था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष लोगों को रोजगार दिया गया था। उस आधार को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता भी हैं, रंजन चौधरी जी हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे आखिर बजट में क्या क्या खास होगा। रंजन जी, देखिए आपको बताते हैं बजट में इस बार क्या खास होना चाहिए युवाओं के लिए। मेरे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं, यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्या क्या बजट में खास होना चाहिए इस बार? बजट जन आकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए और सभी वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए, सबका आमदनी बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष फोकस होना चाहिए। साथ ही डिफेंस को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, बजट को डिफेंस का बढ़ाना चाहिए। किसानों की लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आप देख रहे हो किसान का आंदोलन भी चल रहा है। किसानों के लिए क्या बजट में पेश किया जाना चाहिए जिससे किसान के बच्चे भी आगे बढ़ सके? हमने कहा ना कि आधारभूत संरचना जब मजबूत होगी, जब देश सुरक्षित रहेगा, जब स्वास्थ्य शिक्षा मजबूत होगा, जब स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों को बेहतरी मिलेगी, तो निश्चित रूप से सभी वर्ग का उत्थान होगा, उसमें किसान भी आते हैं। झारखंड में गैर भाजपा शासित सरकार है, तो इस बजट को किस नजर से भाजपा देखती है? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जन भावना के अनुरूप बजट आएगा, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, सभी के मन अनुकूल यह बजट होगा और विशेष करके मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनके लिए यह बजट सौगात के रूप में हो। और उम्मीद आशा नहीं विश्वास है कि इस बार का बजट ऐसा ही होगा। देखिए मेरे साथ अभी बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। और राकेश परिहार इस समय छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। राकेश, छत्तीसगढ़ में लोगों का अनुमान क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं बजट को लेकर? काजल जी, जैसा कि आपको पता है कि ये मोदी सरकार का लास्ट बजट है। हाँ। और ये पूर्ण बजट के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। ऐसे में ये देखना ये है कि क्या आम आदमी के दिन बहुरने वाले हैं या ये कठोर बजट पेश होने वाला है। ऐसे में मैं ऐसे वर्ग की बात करूंगा जो मध्यम वर्गीय है, जिसकी कोई आज मतलब बजट में किसी प्रकार की सबसे ज्यादा उम्मीद जो देखते हो बजट में, वो मध्यम वर्गीय जो देखता है। मैं काजल बैंक के सामने खड़ा हूं और आपको बताऊं इस बैंक में वही मध्यम वर्गीय परिवार आता है जो अपनी गाड़ी कमाई इस बैंक में जमा करता है। इस बजट से ये मध्यम वर्गीय परिवार ये देख रहा है
कि जो बजट जो कम हुई है उनकी गाड़ी कमाई में जो ब्याज दर कम हुई है, क्या वो ब्याज दर फिर से उनको बढ़ी हुई मिलेगी? जो होम लोन उन्होंने लिया है, होम लोन में जो ब्याज दरें बढ़ गई हैं, क्या वो ब्याज दरें कम होंगी? ऐसे में मैं छत्तीसगढ़ से भाजपा को यहाँ से 11 में से 10 सांसद जो है लोकसभा के लिए यहाँ से भाजपा को मिले हैं। ऐसे में मैं आपको यहाँ की जो उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ की वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कमियां हैं, मैं लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे की कमी है। मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर बस्तर है, बस्तर आर्ट है, काफी फेमस यहाँ पर है। क्या यहाँ इस बजट में क्या उनके लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई बजट आने वाला है? या आपको बताऊं काजल कि छत्तीसगढ़ वो जगह है जो माल ढुलाई में पूरे भारत में प्रथम स्थान पे रहता है। ऐसे में यहाँ पर रेलवे में मिलने वाली सुविधाएं जो हैं, क्या छत्तीसगढ़ को और बढ़ के मिलेंगी? ऐसी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में लोगों के मन में भाव में हैं। जी। राष्ट्र की बात तो अलग है कि बजट रक्षा बजट बढ़ेगा क्योंकि चाइना से तकरार चालू है। अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार उसमें बजट में समाहित कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखें तो छत्तीसगढ़ को मिलने वाली जो आर्थिक सुविधाएं हैं, क्या उसमें बढ़ी हुई मिलेंगी? मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए क्या सरकार इसमें बजट में प्रावधान करने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ के मन में है। मैं थोड़ी देर में काजल जो यहाँ से लोग गुजरेंगे उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा कि वो और बिल्कुल मतलब क्या चाह लौटेंगे रहे हैं। और आप बात कराइएगा, बिल्कुल लौटेंगे। अभी एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बजट को लेकर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या आज के बजट में आएगा, क्या कुछ खास आज के बजट में हो सकता है, किस वर्ग को आज के बजट से क्या मिलने वाला है। हमारे साथ तमाम संवाददाता इस समय लगातार बने हुए हैं। अनिकेत तिवारी लखनऊ से हैं। अनिकेत, बस कुछ ही समय बचा है क्योंकि कैबिनेट की बैठक एक तरफ और 11 बजे बजट पेश होगा। सीतारमण है वो 11 बजे बजट का अभिभाषण शुरू करेंगी। हालांकि अगर बात की जाए जो चुनावी जो राज्य जो है, विधानसभा के जहां चुनाव होने के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो जाहिर तौर से इस बजट में कहीं ना कहीं चुनावी राज्य जो है वहां पर कहीं ना कहीं घोषणाएं तमाम ऐसी देखने को मिलेंगी कि वहां पर कहीं ना कहीं उन राज्यों को उपहार जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ काजल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो लोकसभा के चुनाव की जो 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, तो यकीनन तौर पर उत्तर प्रदेश को एक बड़ा उपहार इस बजट में कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। जो कयास लगाए जा रहे हैं 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो उपहार है उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है काजल। इसके साथ अगर आम जनमानस की, आम जनता की अगर काजल बात की जाए, तो हर वो व्यक्ति इस बजट को पूरी उम्मीद से देख रहा है, चाहे घरेलू महिलाएं हो, गृहिणी हो, वो लगातार जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार जो रसोई में जो सामान महंगा हो रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जो रसोई का जो सामान है वो सस्ता होता नजर आएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात काजल और बता दें कि आज जो मोदी सरकार है वो इस वर्ष मोटा अनाज वर्ष भी बना रही है, तो यकीनन तौर पर मोटे अनाज को लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम घोषणाएं जो है वो इस बजट में देखने को मिलेंगी। ये एक बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो मोटा अनाज लोगों की थालियों से एक लंबे समय से गायब हो चुका है, केंद्र सरकार का फिर से ये प्रयास है कि वो मोटा अनाज फिर से लोगों की थालियों तक पहुंचे। न केवल उससे किसानों को भी राहत मिलेगी, बल्कि जो उपज है वो उपज बढ़ने से उनकी जो किसानों की जो कमाई है वो बढ़ती नजर आएगी। इसके साथ जो पोषण का जो पोषण है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिलता नजर आएगा। जो कुपोषण के जो शिकार जो लोग होते हैं वो उससे नहीं है, क्योंकि तमाम चाहे बाजरा हो, चना हो, मूंग हो, तो ये जो ज्वार है, इस तरीके के जो मोटे अनाज थे, इनका कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो चुके हैं लोगों की थालियों से, तो उसको थालियों में वापस लाने के साथ साथ किसानों को दुगनी राहत देने का कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये प्रयास होगा। और यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं इस बजट में मोटे अनाज को लेकर भी कुछ ना कुछ घोषणा जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर बात की जाए सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि जो रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को छूट मिला करती थी किराए में, वो छूट कोरोना काल में बंद कर दी गई थी। हालांकि अब कहीं ना कहीं इस बजट में ये उम्मीद लगाई जा रही है, सीनियर सिटीजन ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो छूट पहले मिला करती थी वो रियायत दर उनको फिर से इस तरह के बजट में मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ अगर युवाओं की काजल बात की जाए, तो जो युवा विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनकी जो लोन प्रक्रिया थी, जो उनका लोन था, उसे भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस बजट में बढ़ा सकती है। इसके साथ अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की आय को बढ़ाने के साथ जो किसानों को सम्मान सहायता राशि जो प्रदेश सरकारें देती है वो भी कहीं ना कहीं इस बजट में बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ अगर बात की जाए जो वेतनभोगी जो लोग हैं
वो कहीं ना कहीं जो टैक्स जो पेयर में जो आते हैं, जो टैक्स पेयर में जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुछ छूट मिलती हुई नजर आएगी। तो तमाम इन पहलुओं पर इस बजट में कहीं ना कहीं हर वो व्यक्ति बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहा है। युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा भी बड़ी उम्मीद की निगाह से इस बजट की तरफ देख रहे हैं। तो इन पहलुओं पर को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस बजट को बनाया जरूर गया होगा। और हालांकि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे से अभिभाषण शुरू करेंगी अपने सत्र का, इस बजट का, तो उसके बाद धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि किस मद में कितना इस बजट को रखा गया और किस को कितना लाभ मिल पा रहा है। काजल, बिल्कुल, राकेश परिहार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन लोगों को उम्मीदें क्या हैं, वो क्या सोचते हैं इस बार? क्या बजट कुछ अलग होने वाला है, या फिर वहां के जो लोग, खासकर किसानों की अगर बात करें तो किसानों को इस बार क्या उम्मीदें हैं? छत्तीसगढ़ एक ऐसा अकेला राज्य है जो सबसे ज्यादा रुपए में जो है वो धान खरीदी कर रहा है। 2700 रुपए वो में धान खरीदी हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो किसान वो चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो अपने हिस्से की खरीदारी बढ़ाए और इससे उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचेगा। तो किसान तो यही चाहता है। ऐसे में काजल, हमारे बीच में एक युवा है जगदीश, जो इस बजट से क्या उनको उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। तो जगदीश, आपको जो बजट पेश हो रहा है इसमें आपको क्या उम्मीद है? बजट बनेगा सभी जो लोग हैं उनको ध्यान में रख के बनाया जाए। लोअर क्लास से लेके मिडिल क्लास के हायर जो क्लास के जो लोग हैं ये सबको देखते हुए बजट बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या मिडिल क्लास के लोगों को ही होती है। राशन की सामान हो गया, पेट्रोल डीजल और भी जो भी जरूरत की सामानें हैं वो सब को ध्यान में रखते हुए बजट बनना चाहिए। जी, जैसा कि उन्होंने कहा काजल की जो बजट है वो आम लोगों को ध्यान में रख के बनना चाहिए। तो काजल, ये बजट है ये आम आदमी यही चाह रहा है कि जो बजट है वो आम आदमी को ध्यान में रख के बने। ऐसे में जगदीश की भी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। मैं काजल एक चीज और बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है जो निर्यात है, जो इनकी भागीदारी है वो 0.80% है। इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार इस बजट में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करती है तो हम जो है बहुत अच्छे तरीके से निर्यात में भी देश के लिए भागीदारी कर सकते हैं। मैं बताऊं काजल, छत्तीसगढ़ में जो है जो माल ढुलाई होता है रेलवे के माध्यम से, वो उसमें हर साल जो है प्रथम स्थान प्राप्त करता है। लेकिन रेलवे को मिलने वाली सुविधाएं जो हैं वो और बढ़ा, इस बजट से उनको उम्मीद है छत्तीसगढ़ को कि वो बढ़ेंगी। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन हैं जो कोरोना काल में जिनकी रियायतें खत्म कर दी गई थी, वो भी इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बजाय जो रियायतें हैं वो वापस मिलेंगी। मैं रसोई की बात करूं तो जो 2014 में जो एक सिलेंडर 410 रुपए मिलता था, आज वो सिलेंडर जो है 1100 रुपए में मिल रहा है, लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में गृहिणी भी जो है वो मतलब करके चाहती हैं कि वो बजट में वो ऐसा प्रावधान है जिसमें मतलब ये कमी हो जाए। तो काजल, ऐसी बहुत सारी चीजें बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। ईशा, क्या हलचल बढ़ी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं क्योंकि बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं तो यहां पर हलचल लगातार जारी है। क्योंकि देखिए काजल, बस कुछ समय का वक्त है, उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जो बजट है वो पेश करने जा रही है। और जिस तरीके से अभी आप किसानों पर भी चर्चा कर रही थी, और देखिए क्योंकि इस वक्त मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूँ और चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी, और पंजाब और हरियाणा दोनों ही एक ऐसे सूबे हैं जो किसानी सूबे के नाम पर जाने जाते हैं। और कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी वो पंजाब की धरती से ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनका जो ये अंतिम बजट होगा उसमें किसानों का ध्यान ज़रूर रखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम कृषि सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर निजी निवेश ज़रूर बढ़ा है, 9.3% इसे रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जितनी भी फसलों की MSP है उसमें भी 1.5% जो है बढ़ोतरी हुई है।
यहाँ पर देखना ये होगा, पिछली बार भी जिस तरीके से मोदी सरकार का जो बजट था उसमें ये जरूर कहा गया था कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि ऑर्गेनिक रोकूंगी आपको, इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक हुई, ये देखिए बड़ी खबर हम बता रहे हैं। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में आम बजट को मंजूरी मिल गई है। देखिए 10:15 बजे ये बैठक शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में बजट को रखा और केंद्रीय कैबिनेट में देश का आम बजट रखा गया, पास हो चुका है। बैठक से पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर राज्य वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए और बजट पास हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद देश का आम बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक से बजट पास हुआ है और अब बजट पेश किया जाएगा। बस अब से कुछ ही देर के बाद 11 बजे का समय है जब बजट पेश किया जाएगा। अभी हम आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, सभी कैबिनेट मंत्री एक एक करके बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी। निर्मला सीतारमण को भी आपने तस्वीरों में देखा। कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में बजट पास हो चुका है। अब बस कुछ ही देर के बाद, बहुत ज्यादा समय नहीं है, जब बजट पेश किया जाएगा। ईशा अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक से बजट पास हो चुका है। बिल्कुल, देखिए काजल, 20 मिनट का वक्त रह चुका है जब बजट पेश होगा। पूर्ण बजट, अंतिम बजट, हर वर्ग इस पे निगाहें लगा के बैठा है। और जिस तरीके से मैं किसानों का जिक्र कर रही थी, तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक खेती पर को बढ़ावा देने की जरूर यहाँ पर बात की जाती है मोदी सरकार की तरफ से। और पिछले बजट में भी इसके बारे में बात जरूर रखी गई थी, लेकिन मार्केट नहीं मिलता है ऑर्गेनिक खेती को। तो ऐसे में इसे किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा और क्या किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसकी बढ़ोतरी भी की जाएगी, इस और भी ध्यान देना होगा। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कृषि संबंधी जो उपकरण हैं, क्या उसमें भी यहाँ पर छूट दी जाती है सरकार की तरफ से। और इसके अलावा जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि हो सकता है मोदी सरकार की तरफ से जो बजट में पेश हो रहा है उसमें होम लोन की जो दर है उसमें कटौती की जा सकती है और एक बड़ी राहत यहाँ पर मध्यम वर्ग को दिया जा सकता है। और विदेशों से जिस तरीके से सामान निर्यात आयात होते हैं उस पर भी कहा जा रहा है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसे बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो मेक इन इंडिया का सपना है, जो यहाँ पर जितनी भी उत्पाद या वस्तु बनती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि महंगाई पर लगाम किस तरीके से मोदी सरकार लगाएगी। कौन कौन से ऐसे सामान हैं जिसमें जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी, और क्या जो मध्यम वर्ग इस वक्त टकटकी लगाए बैठा है कि उसको टैक्स स्लैब में यहाँ पर निजात दी जा सकती है, क्या वो मिलेगी या नहीं। क्योंकि इसके ठीक बाद, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं और इस बार का जो बजट भी पेश हो रहा है काजल, इसके ठीक 2 दिन बाद राजस्थान का बजट भी पेश होना है। और वहाँ पर भी बीजेपी टकटकी लगाए बैठी है कि जो राजस्थान में जिस तरीके से रिवाज रहता है कि सत्ता परिवर्तन का, क्या वो कर पाएगी या नहीं। बस महज कुछ मिनट का इंतजार है यहाँ पर, जब जो पूर्ण बजट है, केंद्रीय बजट, वो पेश होगा। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ऐप के जरिए इस बजट को एक बार फिर से पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और यहाँ पर उनकी जो भाषण का जो समय अवधि है उसमें भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी कि जो इस बार का भाषण है वो कितना लंबा रहेगा। और यहाँ पर ईशा, किसानों को लेकर आपसे मेरा सवाल होगा ईशा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये किसान प्रधान प्रदेश हैं, किसानों को लेकर बताइए क्या उम्मीद है सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि कृषि सेक्टर में काजल निजी निवेश बढ़ा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार क्योंकि निजी निवेश को और बढ़ाने की तरफ कोशिश कर सकती है। जो कृषि संबंधी उपकरण है उसे सस्ता यहाँ पर किया जा सकता है और हो सकता है कि सरकार जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की जो राशि यहाँ पर किसानों को दी जाती है, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि जो 6,000 की राशि भी दी जाती है वो बहुत कम है। ऐसे में क्या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, क्या बढ़ोतरी होती है, इस पर भी किसानों की निगाहें टिकी हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें एमएसपी की,
तो हर जो निर्धारित एमएसपी है वही एमएसपी मंडी में भी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देखना होगा कि क्या एमएसपी भी यहाँ पर जो फसलों की एमएसपी है, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि 1.5 गुना जो एमएसपी है सभी फसलों में वो बड़ी है। क्या इसे बढ़ाया जाता है या देखना होगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब ये प्रमुखता से वो राज्य हैं जहां पर गेहूं और धान की फसल बहुत ज़्यादा तादाद में होती है और कृषि सूबे के तौर पर दोनों को जाना जाता है। और हमने देखा था किस तरीके से आंदोलन खड़ा किया था और मोदी सरकार भी बैकफुट में आ गई थी और कृषि संबंधी कानून जो बनाए भी गए थे उन्हें खारिज करना पड़ा था, रद्द करना पड़ा था। तो ऐसे में माना भी जा रहा है कि किसानों को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक बड़ा फैसला इस बजट में ले सकती है। जी काजल। बिल्कुल, सरकार एक बड़ा फैसला इस बजट में ले सकती है। तो अब से कुछ ही देर का समय जा रहा है जब कोई ना कोई उम्मीदें हर वर्ग के लिए इस बजट से निकलकर सामने आएंगी। सुबोध, आपका रुख करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप भी जैसा कि बता रहे हैं कि वहां पर भी लोगों को उम्मीदें हैं और लगभग हर वर्ग को। देखिए काजल, जैसे कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस बजट को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है। दरअसल देश का विकास तब तय होता है जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में किसान आते हैं। अगर किसानों के आधार पर किसानों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है तो प्राइमरी सेक्टर जो देश के लगभग कहा जाता है आज भी 63% GDP में योगदान रखता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अपना योगदान रखता है, तो उसे ध्यान में रखकर अगर यह बजट बनाया जाता है तो हमें लगता है कि जो देश का आर्थिक विकास दर है, GDP है, जो 6% तय किया गया था, उस GDP को किसानों के मदद से फिर 1-2% बढ़ाया जा सकता है अगर उनके किसानों के जो प्राइमरी सेक्टर को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट को तैयार किया गया होगा। इस तरह से किसानों का उत्थान भी हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में केवल किसानों के विकास पर ध्यान रखा गया है और उनके जो खेती गृहस्थी से जुड़े हुए संसाधन है, चूंकि भारत के आज भी लगभग कहा जाता है कि 53% भूमि पर खेती होती है और काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है GDP में और प्रति व्यक्ति आय भी इसके आधार पर निर्धारित होता है। दूसरी बात है सेकेंडरी सेक्टर का। अगर औद्योगिक सेक्टर का बात करें हम, तो जो कुटीर लघु कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्यमी है, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के जो महानगर में जो आर्थिक उद्योग लगाए जाते हैं, उन उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे पैमाने पर विकास किया जाए, ताकि जो उद्यमी है, दुकानदार है, छोटे तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उनकी जीवन पोषण इसी से चलता है, तो उनका भी सेकेंडरी सेक्टर के माध्यम से विकास किया जा सकता है। वही अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, टर्सरी सेक्टर की, तो लोगों को इसमें नौकरी से बड़ी राहत मिल जाती है। मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी बेरोजगारी का आंकड़ा चल रहा है और सरकार नौकरी देने में असफल हो रही है, तो उस तरह से लोग झारखंड में टकटकी लगाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं आशा विश्वास देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लगातार जो नियोजन नीति का मामला है, इसे जोड़कर लोग देखते हैं और अपनी बेरोजगारी को कोसते हैं कि केंद्र सरकार पिछले 2014 से मोदी सरकार सत्ता में है, लेकिन आज तक बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर सकी है। तीसरी बात है कि जब देश की विकास में अपनी महती भूमिका निभाई जाती है तो उसका केंद्रक बिंदु माना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जो RBI तय करती है। अगर RBI इस बजट के माध्यम से थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को लचीलापन दिया जाने की संभावना होगा, तो उसमें हो सकता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और अन्य तरह के जो बैंक डॉक्यूमेंट्स है और बॉन्ड्स है, वो अगर लचीला होती है तो लगातार झारखंड ही पूरे देश का समग्र विकास और इस आर्थिक जो केंद्रीय आम बजट है उसमें लोगों के विकास और उनके टैक्स स्लैब में कमी आ सकती है, क्योंकि जब हमारे देश में अगर ऋण सस्ता होगा तो लगातार लोग बैंकों से ऋण अडॉप्ट करेंगे और अपने उद्योग क्षेत्रों में लगाएंगे, कृषि क्षेत्रों में लगाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएंगे, तो उन्हें इस लचीलापन से इस आम बजट का उन्हें लाभ भी मिलेगा। दूसरी तरफ है रेलवे। अगर रेलवे बजट की बात करें तो झारखंड को लगातार रेलवे से जोड़ने की संभावना चल रही है। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लोग आज भी रेलवे से वंचित है। अगर रेलवे का बजट झारखंड की ओर बढ़ाया जाए, कुछ रेलवे के क्षेत्र में झारखंड के लिए विकास किया जाए तो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज तक देखा जाता है कि झारखंड पूरे भारत देश में लगभग 81% कोयला निर्यात करता है। अगर यहाँ से 81% कोयला जाता है झारखंड के धनबाद जिले से, हजारीबाग जिले से और गोड्डा जिले से, अन्य लगभग झारखंड के 16 जिलों में कोयला खनन कार्य किए जाते हैं,
जिसकी धुलाई केवल रेल से होता है, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन नहीं होते, जिसका अभाव में बिल्कुल रोकूंगी आपको। और कुछ तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं कैबिनेट बैठक के बाद एक एक करके मंत्री यहां से निकल रहे हैं। ये देखिए एक एक करके मंत्री निकल रहे हैं। स्मृति ईरानी यहां से निकल रही है। कैबिनेट की बैठक अभी अभी हुई है, बजट पास हो चुका है कैबिनेट की बैठक में। उसके बाद यहां से कैबिनेट मंत्री एक एक करके अब बाहर निकल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और यहां से मंत्रियों के जाने का सिलसिला एक एक करके शुरू हो चुका है। यह हम तस्वीरें आप इस समय दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं एक एक करके कैबिनेट मंत्री बैठक से बाहर जाते हुए। अभी अभी कैबिनेट की बैठक हुई और यहां पर बजट रखा वित्त मंत्री ने, उसके बाद बजट को पास कर दिया गया। प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की आज बैठक हुई, बेहद खास ये बैठक, क्योंकि बजट से पहले हमेशा ये बैठक होती है कैबिनेट की बैठक, उसमें बजट को रखा जाता है और इस कैबिनेट की बैठक से बजट पास होने के बाद पेश किया जाता है। कैबिनेट की बैठक से बजट पास हो चुका है और एक एक करके कैबिनेट मंत्रियों के यहां से जाने का सिलसिला लगातार बरकरार है। कैबिनेट मंत्री निकल रहे हैं बैठक से बाहर। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ये देखिए एक एक करके मंत्री निकल रहे हैं कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद। अब बस कुछ ही समय बचा है जब बजट पेश किया जाएगा। मात्र 15 मिनट का समय बचा है और देश की वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी कुछ ही देर के बाद। कुछ ही देर के बाद बजट पेश किया जाएगा। एक एक करके कैबिनेट मंत्री निकलते हुए कैबिनेट की बैठक के बाद। हमारे साथ संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए इस समय। अनिकेत, प्रधानमंत्री ने भी अब से पहले कहा था कि ये जो बजट है, इस बजट पर विश्व की निगाहें हैं। देखिए यकीनन तौर पर काजल, अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि ये जो बजट है कहीं ना कहीं वैश्विक मंच मिलेगा इसको पूरे वर्ल्ड। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान भारत की बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहले कार्यकाल से लगातार ये बात कहते रहे कि हिंदुस्तान को समूचे विश्व में एक अलग पहचान दिलानी है। हालांकि अगर बात की जाए इस समय वर्तमान हालातों की, तो कहीं ना कहीं चीन को जिस तरह से टक्कर देता हुआ हम लोग नजर आ रहे हैं, तो सैन्य शक्ति पर कहीं ना कहीं जिस तरह से काम किया है केंद्र सरकार ने, तो उस पर कहीं ना कहीं आज जिस तरह से वैश्विक स्तर पर आज पूरे हिंदुस्तान की पहचान बन रही है। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा आयोजन जो हिंदुस्तान में ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो हर लिहाज से कहीं ना कहीं अब जो विदेशी है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं और यही कारण है कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान को वैश्विक मंच मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यकीनन तौर पर अगर बात की जाए काजल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जिस तरह से उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है फॉरेन कंट्रीज में जाके, विदेशों में जाके, फिर चाहे अमेरिका हो या फिर तमाम वो देश हो, वो कहीं ना कहीं अब भारत को लोहा मान दे रहे हैं। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में अब कहीं ना कहीं जो विदेशी जो लोग हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यकीनन तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो बजट है इससे कहने का वैश्विक मंच भी मिलेगा भारत को, तो उस तमाम दृष्टिकोण को, इन तमाम लिहाज से कहने कहीं इस बजट को बनाने का प्रयास किया गया है। और वो जो 6 चेहरे हैं जिन्होंने इस बजट को बनाया है, तो हर वर्ग को, हर लिहाज को। इसके साथ अगर बात की जाए काजल विपक्ष की, तो हालांकि जब निर्मला सीतारमण अपना अभिभाषण शुरू करेंगी बजट का, तो बहुत संभावनाएं है कि जो विपक्ष है वो हंगामा जरूर कर सकता है। लेकिन फिर भी इस हंगामे के बीच में कहीं ना कहीं ये जो आखिरी जो बजट है केंद्र सरकार का, वो पेश होता हुआ नजर आएगा। और किस वर्ग को कितना लाभ मिला है या चुनावी जो राज्य है वहां पर कितनी घोषणाएं हुई है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ मिला है, तो इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं जरूर नजर बनी रहेगी। और यकीनन तौर पर काजल अगर बात की जाए प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो वैश्विक मंच देगा भारत को, वो बेहद दिलचस्प होगा। देखना होगा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ये बजट अपना अभिभाषण शुरू करेंगे, उसके बाद जब बजट पूरा सामने आ जाएगा, तो ये बेहद दिलचस्प होगा देखना। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये वैश्विक बजट होने वाला है, वो बेहद खास होगा देखना। अनिकेत, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे मेरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि विश्व की निगाहें इस बजट पर होंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 2024 के मद्देनजर इस बजट को पेश किया जाएगा। और देखिए यकीनन तौर पर काजल अगर बात की जाए तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने और इसके साथ लोकसभा का चुनाव 2024 में लगा हुआ है, तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं बजट को ध्यान में रखा गया है। और जाहिर तौर पर जब समय हो, चुनावी जब माहौल हो,
तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल चूकने वाली नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस बजट में उन चीजों को बेहद स्थान दिया गया होगा। और उत्तर प्रदेश के लिहाज की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है काजल। तब ऐसे में उत्तर प्रदेश को जरूर कभी नया उपहार जरूर मिल सकता है। जो संभावनाएं लगाई जा रही है कि 3 लाख करोड़ का जो उपहार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को मिल सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो चहुमुखी होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में जो लोकसभा की जो 80 सीटें, उन 80 की 80 सीटों पर किस तरह से काबिज हुआ जा सके और कितना किन मदों पर कहाँ ध्यान देना है, तो जरूर ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। जब ये बजट वित्त मंत्री जब पेश करेंगी तो उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिल पा रहा है या उत्तर प्रदेश क्या कुछ बिल्कुल, उम्मीदें सभी को हैं। शुक्रिया, दिलचस्प होगा। शुक्रिया अनिकेत। राकेश आपका भी शुक्रिया। सुबोध, ईशा, आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आज का जो बजट है बेहद खास, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।